जो कल लास्ट हुआ था उसके आगे का, कल लास्ट जो हमने देखा था वो क्या था, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, आपको ये पता था कि जो HCl है और HNO3 है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक्वा रिजिया बना देते हैं, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ये मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे और अगर कोई एपरेटस है ग्लास का और जिसमें कोई चीज़ ऐसी लगी है जो निकल नहीं रही है बिल्कुल भी, आपने कितनी भी कोशिश किया लेकिन वो आ, निकलती नहीं है, तो आप क्या करोगे, 3:1 का रेशियो बनाओगे इसे, HCl और HNO3 का, तो इसे कहते हैं एक्वारेजिया। और ये उसको क्या करेगी, इजिली रिमूव कर देगी। तो इसका एक और बेनिफिट क्या है कि जो गोल्ड की चीज़ें होती है या प्लेटिनम होता है, ये इसको भी क्लीन कर देता है। तो जैसे ही गोल्ड को हम एक्वारेजिया में डालेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बना देता है ये गोल्ड के साथ मिलके, तो ये एक सॉल्यूशन में आ जाएगा और आप इसको फिर आराम से सेपरेट कर सकते हो। तो ऐसी ये गोल्ड के साथ है और ऐसी प्लेटिनम के साथ है, तो दोनों के साथ सेम चीज़ें शो होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना आपने, प्रैक्टिकल में भी काम आएगा और वैसे भी काम आएगा। ठीक है, तो प्लेटिनम और गोल्ड के साथ ही है। और इसे नोबल मेटल क्यों कहते हैं, गोल्ड या प्लेटिनम को, क्योंकि ये अनरिएक्टिव होते हैं इन जनरल, लेकिन ये क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है एक्वारिजिया, तो ये इसके साथ रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, तो रीज़न है इसका कि ये रिएक्शन करता है। नेक्स्ट वन इसमें है कि जो वीक एसिड के साथ रिएक्शन होने पे क्या होगा। ठीक है, वीक एसिड के साथ जैसे Na2CO3 प्लस HCl, तो ये इसको डिकम्पोज कर देगा। ठीक है, तो जब भी कार्बोनेट टूटता है तो इसको टूटने के बाद क्या होता है, CO2 और H2O लगभग बनता ही है, बाकी ये प्लस चार्ज और Cl का माइनस चार्ज ये आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो NaCl हो जाता है। ठीक है, तो चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि उससे क्या बनता है, उससे बनता है CO2 एंड H2। जैसे आपने देख लिया कार्बोनेट है, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि यहाँ जो रिएक्शन होगी इसमें CO2 गैस निकलेगी ही निकलेगी और H2O। ठीक है, अगर हाइड्रोजन भी है इनमें तो CO2 और H2O निकलता है निकलता है। बाकी इसमें क्या बचा, Na प्लस, और यहाँ पे क्या बचा माइनस, तो ये NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज देखो, जैसे Na2S है और HCl है। अब मैंने आपको बताया इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये प्लस ये माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना है इसका, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस वाला माइनस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा, NaCl और H के साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो H की वैलेंसी 1, S की 2, कंपाउंड हो जाएगा H2S, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो क्लास 10th में पढ़ी है आपने, अब उसे अप्लाई करना आपने यहाँ पे। ठीक है, और कार्बोनेट हो या जनरली सल्फेट या सल्फाइट वाले हो, तो सल्फेट या सल्फाइट वाले में क्या होता है कि ऑक्सीजन, सॉरी, अगर ये सल्फेट या सल्फाइट हो तो जनरली SO2 गैस निकलती है और H2O, तो इससे निकल गया, बाकी ये दोनों आपस में फिर कंबाइंड होके NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये सल्फेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, ठीक है, थायोसल्फेट, इसके साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं नाइट्रेट के साथ। तो नाइट्रेट के साथ NO2 गैस निकलेगा, NOH2 और NaCl होता है। तो कई चीजें होती है जो फिक्स होती है, अगर आप याद कर दोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आने वाले टाइम में, क्योंकि कुछ चीजें फिक्स होती है, लगभग 60% फिक्स होता है, बस कुछ होता है जो डिफरेंट होता है। जैसे ये सब क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेंगे। कैसे, प्रेसिपिटेशन का मतलब जब PPT बन जाएगा कोई बॉटम में चले जाएगा। अब मैंने आपको रिएक्शन दे दी AgNO3 और HCl, तो आपको पता है कि दोनों में दो दो चीजें हैं प्लस माइनस, तो ये प्लस ये माइनस, इसमें प्लस ये माइनस, अब प्लस वाला माइनस के साथ, ये प्लस वाला माइनस के साथ, तो AgCl और दूसरा HNO3, और ये PPT है AgCl, तो ये बॉटम में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका AgCl। अब दूसरी रिएक्शन देखो, ये वाली रिएक्शन PbNO3 का होल ट्वाइस
और HCl। अब क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, इसमें ये प्लस ये माइनस, अब फिर क्रॉस कर दो इसे, प्लस वाला माइनस के साथ, ये प्लस वाला माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा PbCl2, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है। कंपाउंड बनाओगे तो ऐसे ही मत बनाना, इसकी वैलेंसी 2 इसकी 1, तो क्रॉस करना पड़ेगा, PbCl2 और HNO3। HNO3 क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और नाइट्रेट की भी 1, तो कंपाउंड HNO3 बनेगा। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। ऐसे ही थर्ड वाला कर सकते हो आप। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें PbCl2 व्हाइट PPT बनेगा, तो आपका ये भी फिनिश हो गया। ठीक, HCl का। इसमें कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, अब देखो नेक्स्ट है रिएक्शन। बताने का फायदा क्या है कि जब आप बार बार देखोगे तो आप तरीका सीख जाओगे कि इसमें जैसे कार्बोनेट है, सल्फेट है, या कहीं पे रिएक्शन हो रही है, तो आप उसको अंदाजा लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है या ये रिएक्शन कैसे होगी। इसके अलावा इसके यूजेस हैं, इसको तो याद करना पड़ेगा आपको कि बहुत सारे कंपाउंड ये मैन्युफैक्चर करता है, मेटल क्लोराइड, क्लोरीन, NH4Cl, ग्लूकोज एसेट्रा। क्लीन करने में काम करता है ये, आयरन स्टील वगैरह को। ठीक है, जो उसकी ऑक्साइड की लेयर होती है उसे रिमूव कर देता है, ये पावरफुल होता है। HCl क्या होता है, पावरफुल होता है, अगर आपके हाथ में लग गया तो ये बर्न कर देता है हाथ को। इसीलिए तो जो HCl और HNO3 है, इसका मिक्सचर बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो ये क्या है, एसिड है जो डेंजरस होता है। तो ये क्लीनिंग के लिए यूज होता है, टेनिंग एंड शुगर इंडस्ट्री में यूज होता है, डाइंग के लिए यूज होता है, एक्वारिजिया बनाने के लिए यूज होता है, जिसमें नोबल मेटल डिजोल्व हो जाते हैं। एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स, बोन्स से ग्लू को निकालने के लिए। प्यूरिफाइंग बोन बैक इसको, और ये मेडिसिन में और लेबोरेटरी रीजन में यूज होता है। तो यूजेस तो आप याद कर सकते हो, और बहुत कम चांस होते हैं कि यूजेस आए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन ही ज़्यादा पूछा जाता है। अब इसमें आता है देखो, ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन। तो सबसे पहला, हर एक में ऑक्सी एसिड है। देखो ऑक्सी एसिड किसमें भी था, सल्फर वाले में भी था, और फॉस्फेरस वाले में भी था, और इसमें भी है। तो ऑक्सी एसिड का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? ऑक्सी या ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड एक ही बात है, ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कौन कौन से ग्रुप या एलिमेंट इंक्लूड होने चाहिए ऑक्सी एसिड में? दो तो होने ही चाहिए हर एक के साथ, बताओ जरा। ओके, हेमंत, श्रुति, और कोई आइडिया? दो चीज अगर मैंने कभी भी आपने सुना ग्रुप ऑक्सी 16। एसिड। हाँ, क्या बताया आपने सुमित? ऑक्सी एसिड में दो चीज इंक्लूड होनी ही चाहिए। जैसे ऑक्सी एसिड आएगा, आप आंख बंद करके दो चीज उसमें इंक्लूड कर सकते हो, वो कौन सी चीज है ऐसी? किसी का भी ऑक्सी एसिड आ जाए, A to Z। ओके हेमंत, और इसके अलावा कोई आंसर? ऑक्सी एसिड वर्ड आते ही आपको समझना है, इसमें ये चीज इंक्लूड होनी चाहिए। तो वो सर कौन सी चीज है वो? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीजन एंड सल्फ्यूरिक एसिड। यस सर। ओके, इसका एक्यूरेट आंसर बताया है हेमंत ने, और सुमित ने भी ठीक बताया, आपने भी सही बताया। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, जिसके साथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स हो गए वो ऑक्सी एसिड बन गया। जैसे फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड HOF, ये देखो HOF, दिस इज द ऑक्सी एसिड। जैसे मैंने कहा सल्फर का ऑक्सी एसिड बताओ, तो H2SO4, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है सल्फर के साथ, तो ये सल्फर का ऑक्सी एसिड बन गया। मैंने कहा फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड बताओ, तो जिसमें हाइड्रोजन होगा, फॉस्फोरस होगा, और ऑक्सीजन होगा, तो ये ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस हो गया। यानी जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपने इंक्लूड कर दिया तो उसी को हम ऑक्सी एसिड बोलेंगे। क्लियर हुआ? अब ऑक्सी एसिड में एक वो मेटल एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। ठीक है, समझ में आया? अब फ्लोरीन Yes, का sir. देखो, हाइपोफ्लोरस एसिड बनता है HOF प्लस, क्लोरीन में बनता है HOCl। हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस का मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है। देखो क्लोरस है ये, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट Cl की कम होगी। और ये होता है क्लोरिक, जिसमें ज्यादा होगा। पर क्लोरिक यानी ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो इक, और कम होगा तो अस। तो जिसमें ज्यादा है उसको इक कहेंगे। तो क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड। तो क्लोरस का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। अब देखो 2 टू जा 4, 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा? 1 होगा। और इस केस में जब आप HClO3 करोगे तो 3 टू जा 6 में से 1 गया 5, तो क्लोरिक एसिड। और HClO4, तो 4 टू जा 8 में से 1 गया 7। तो जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तो इक, और जब कम होगी तो अस। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। तो क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, HClO2 क्लोरस, और HClO3 क्लोरिक एसिड, और HClO4 पर क्लोरिक एसिड। और इसमें हाइपोक्लोरस में HOCl, ऐसी HBr के लिए हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें हाइपो ब्रोमस एसिड, फिर ब्रोमिक एसिड, और फिर पर ब्रोमिक एसिड। और यहाँ पे भी सेम स्टेप से चलेंगे इसमें। ठीक है, अब आपके जो कोर्स है उसमें स्ट्रक्चर बोल दिया, बस इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के लिए देखो आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे किसी का भी स्ट्रक्चर बनाना आपने, इसका तो सिंपल है, HOF है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपने। ठीक, ऐसे इसका हो जाएगा HOCl, इसका HOBr। अब ये शेप कौन सा होगा इसको हम बताएंगे VSEPR थ्योरी से। ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। और HOI में HOI हो गया। ये तो सिंपल हो गया पहले वाले तो। अब जब क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं, जैसे ये HClO2, आपने क्या करना है, Cl को मिडिल में रखना है। ठीक है, बाकी क्या करना है, ऑक्सीजन कितने हैं इसमें? 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगेगा तो उसे सिंगल बॉन्ड करना है। बाकी एक ऑक्सीजन बचेगा, उसे डबल बॉन्ड में दिखाना है। मैंने आपको कहा था ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड दिखाना है आपको, तो ये डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बन गया किसका? HOClO2 का। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अगर आपको इसका दिखाना है HClO3 का, HClO3, तो Cl को बीच में रखो, इधर एक ऑक्सीजन, जितने हाइड्रोजन है उसमें सिंगल बॉन्ड, बाकी 2 ऑक्सीजन बच गए, दोनों को डबल बॉन्ड दिखा दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। ऐसे अगर Br होगा तो यहाँ Br कर दो, आयोडीन होगा तो यहाँ आयोडीन दिखा दो बस। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम बनते हैं। और जैसे HClO4, तो HCl में क्या होगा, Cl को बीच में रखो, एक O कर दो, OH है क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के थ्रू होगा। बाकी इसमें 3 ऑक्सीजन बच गए, तीनों को डबल बॉन्ड से दिखा दो। ठीक है, ये आपको सिंपल ट्रिक है जिससे आप किसी के भी स्ट्रक्चर को बता सकते हो। ठीक है, इसमें बताओ कोई डाउट किसी को? जैसे Cl है वैसे Br है वैसे I है, तो स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट? रिप्लाई नो करो मुझे सर। यस, वाई, और अगर नहीं है तो नो, एन। ये डबल बॉन्ड वाला सीक्वेंस सबके साथ होगा, ध्यान रखना। 15 में भी यही होगा, 16 में भी यही कॉन्सेप्ट है, और 17 में भी यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सुमित इसे फिर से बताना है या हो जाएगा? रिपीट करना है इससे या हो जाएगा? ओके, और कोई किसी को डाउट है इसमें? ये ट्रिक याद रखनी है आपने। देखो आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूं मैं, ताकि आप कितनी चीज याद करोगे, लेकिन ये छोटी चीजें जो आप याद कर सकते हो उसे रिपीट करते जाओ बार बार। ठीक है, तो ये रिपीट करते चले जाओगे। अब ये देखो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये जो बुक में आपके, तो ये बुक के थ्रू है। देखो ये जहाँ पे एक O है वहां पे H लगा हुआ है, और ये Cl है। ठीक है, इसमें सिंपल है, सिर्फ पहले ही है।
दूसरे में क्या है, Cl है, ऑक्सीजन है केवल एक, तो ये डबल बॉन्ड और ये OH आ गया। अब 2 ऑक्सीजन होंगे तो ये डबल बॉन्ड, दूसरा भी डबल बॉन्ड और ये OH आ गया। तीसरे में 3 ऑक्सीजन है, तो 3 के लिए पहले ये Cl के साथ देखो 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, ये इसकी ट्रिक है पर क्लोरिक एसिड के लिए। और क्लोरिक एसिड में ये डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, क्लोरस में एक ही डबल बॉन्ड है और इसमें सिंपल है। तो ये आपको सिंपल ट्रिक है जिससे आप किसी का भी स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हो। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव में और बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस ईयर चेक करते हो तो आपको मिल जाएगा ये। पहला देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, हमने पहले भी डिस्कशन कर दिया था इसे, एक बार बीच में देखो, अभी भी वही पूछ रहा हूँ देखो कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब H किससे निकलेगा बाहर, तो किसका, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्लोरीन की ज्यादा होती है, फिर ब्रोमीन की, सबसे कम होती है आयोडीन की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, इसीलिए Cl का ज्यादा, फिर Br का कम, आयोडीन का सबसे कम। ठीक है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे एक बार, फिर भी। अब सेकंड देखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होनी चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, अदर को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन खुद का क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब क्वेश्चन ये, इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन कौन करेगा, देखो प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो जल्दी कौन करेगा, क्लोरीन, सीधी सी बात है, क्लोरीन जल्दी करेगा, फिर ब्रोमीन करेगा और सबसे कम करेगा आयोडीन। तो ये जो Cl है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला हो जाएगा, ठीक है, और आयोडीन सबसे कम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ चुके हैं हम, यहाँ पे भी वही आ रहा है, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है 0.161, फिर ब्रोमीन की है 0.60 और आयोडीन की सबसे कम है 1.44। तो ऑक्सीडाइजिंग के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करेगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या ऑक्सीडेशन नंबर में जिसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। बस फर्क ये है, अगर जिसकी सेम होगी तब कुछ नहीं कह सकते हम, ठीक है। अब क्या होता है देखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ पर हैलाइड्स, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, ठीक है। जो Br है इसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट हो जाती है, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल केस होता है, ठीक है। होना क्या चाहिए था, Cl की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है यहाँ पे Br का ज्यादा हो जाता है, फिर आयोडीन का होता है और Cl का सबसे कम हो जाता है 4 के केस में, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस में आ जाता है, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। तो BrO4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी वैल्यू है 1.74, आयोडीन करेगा तो 1.65 और क्लोरीन करेगा तो 1.19, यानी सबसे कम वैल्यू हो जाती है क्लोरीन की पर क्लोरेट के साथ, यानी 4 के साथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होगा देखो, एक बार ये क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, और अगर मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा आपसे तो आप क्या आंसर करोगे। एसिडिक स्ट्रेंथ किसका, HClO4, HClO3, HClO2, HClO, HOCl, इन चारों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, यानी एसिडिक करैक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा। बता सकते हो, एसिडिक करैक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, 1 2 3 4। सबसे पहले हमने क्या देखना है, हाँ वेरी गुड हेमंत, श्रुति और इसके अलावा सुमित, और इसमें कोई आंसर, अंबिका, ओके, सबने सही आंसर दिया, वेरी गुड। सबसे पहले हमने चेक क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट को, सबसे पहला काम हमारा है। अगर हमने सब कुछ सेम देखा तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट और +5, ठीक है, +3 और +1। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखना हमने, जिसकी ज्यादा उसका एसिडिक करैक्टर ज्यादा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम हुआ तब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एसिडिक करैक्टर ज्यादा, बस 2 ही स्टेप है इसके। तो इसको
पेपर में लिख लो, एक याद कर लो आप। और जो थोड़ा बहुत कहीं पे एक्सेप्शनल होते हैं उसको लिख लो आप, क्योंकि एक्सेप्शनल क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं, तो उससे कोई कुछ नहीं कर सकता। लॉजिक होता है, लेकिन कई चीजें लॉजिक से नहीं होती है। ये देखो, ये आपको दिखा भी दिया है इसमें। एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा SClO4, क्योंकि इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर SClO3 +5, फिर SClO2 और लास्ट में HClO। ठीक है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, लेकिन इसको मेजर करने का तरीका ये pK वैल्यू से। pK उल्टा होता है, कई बार वो क्या करता है, क्वेश्चन को घुमा के दे देता है। ध्यान रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, और pKa की वैल्यू कम हो जाएगी। तो कई बार वो बोलेगा बताओ इनमें से pKa की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट किसकी होगी, लास्ट वाले की। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग। एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं पूछेंगे आपसे, बोलेंगे Ka बताओ या pK बताओ। तो जितना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो Ka का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, A फॉर एसिड, डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। तो Ka की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। pK होता है इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ Ka, pK। तो जिसका जो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा उसके pK की वैल्यू सबसे कम होगी, जैसे -10। और जो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ वाला होगा उसके pK की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जैसे ये 7.5। तो डायरेक्ट क्वेश्चन देख के इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं कई बार। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब ध्यान रखना, Ka और pKa भी पूछा जा सकता है। अब ये खत्म हो गया आपका। अब लास्ट टॉपिक बचा हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड, और ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड में पहले इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते किसे, तो जब हैलोजन ही आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, जब हैलोजन आपस में क्या करेंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। इंटर का मतलब जब दोनों आपस में, जैसे इंटर कंपटीशन होता है, एक होता है इंट्रा। ठीक है, तो जब हैलोजन हैलोजन ही आपस में कंबाइंड हो जाएंगे तो उसे कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। इसमें इसका क्या बनेगा, XXN बन जाता है। ठीक है, तो जो सेंट्रल एटम है, मैंने आपको बताया इसकी क्या खास बात होती है, कि जो सेंट्रल एटम होना चाहिए उसकी क्या खास बात होनी चाहिए। पहली चीज, लार्ज, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई सॉरी लो होनी चाहिए। सेंट्रल एटम की दो खास बात है, पहला साइज बड़ा होना चाहिए, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। आप कोई भी सेंट्रल एटम देख लो, जैसे यहाँ पे ClF3, ClF3 में Cl का साइज बड़ा होगा, लार्ज साइज, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इसीलिए Cl क्या है, सेंट्रल एटम है। फ्लोरीन क्यों है, फ्लोरीन इसके चारों तरफ से लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो सेंट्रल एटम होगा, उससे सारे एटम कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या हुआ, कि जब हैलोजन ही आपस में रिएक्ट करके नंबर ऑफ कंपाउंड बना दें तो उसे कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। हैलोजन्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, जो भी हैलोजन होगा अगर वो आपस में कंबाइंड हो जाएगा और उससे जो कंपाउंड बनाएगा उसे कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है XX-N। इसमें X क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। सेंट्रल एटम के दो खास बात होते हैं, पहला उसका साइज बड़ा होना चाहिए, और दूसरा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज क्लियर होगी आपकी, यहां तक क्लियर हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करता है, देखो इसमें जब ClF है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1, जब आएगा ClF3 तो यहाँ पे +3, और अगर आ गया ClF5 तो यहाँ पे +5, और अगर आ गया IF7 तो +7। तो हैलोजन आपको पता है कि कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -1, +1, +3, +5 और +7। इवन में नहीं करता, ये आपको ये बताया था। इसका रीजन क्या होता है कि ये इवन में ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही करता है। तो इसके सारे कंपाउंड इसी बेस पे बन रहे हैं, तो इसके लिए इसको 4 कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया। एक XX-, यानी जब एक ही आपस में कंबाइंड होगा, जैसे ClF या BrF
या BrCl सॉरी, ICl, जब एक एक दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। दूसरा कैटेगरी है इसका X3, जब तीन कंबाइंड होंगे, जैसे ClF3, BrF3, IF3, तो जब तीन कंबाइंड हो गए। और नेक्स्ट टाइप है इसका जब पांच कंबाइंड होंगे, जैसे ClF5, BrF5। अब F ही होंगे, जब पांच होंगे तो F क्यों होंगे? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। Cl नहीं हो सकता, Br नहीं हो सकता, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, फ्लोरीन का छोटा है। तो जब पांच इसके अराउंड में लगेंगे तो आ सकते हैं ये, क्योंकि छोटा साइज है। लेकिन मैं बोलूंगा कि Br के बाहर Cl आ जाए पांच, तो क्या होगा? पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका बड़ा साइज है, तो बड़े साइज आ नहीं पाएंगे यहाँ पे, रिपल्सन करेंगे, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। और IF7 है केवल, क्योंकि I के बाहर केवल 7 फ्लोरीन आएंगे, तो I का साइज बड़ा होता है, इसीलिए 7 आ सकते हैं, बाकी का नहीं होता, क्योंकि बाकी का साइज छोटा होता है, तो उसमें 7 फ्लोरीन उसके बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कंपाउंड बनते हैं। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, मैंने आपको बताया था कि क्लोराइड। क्लोराइड क्यों कहेंगे? क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसको हम लास्ट में लिखते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? ब्रोमीन क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है, तो उसको लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ब्रोमीन क्लोराइड होगा, क्लोरीन ब्रोमाइड नहीं होगा। ऐसे ही आयोडीन ट्राइक्लोराइड हो जाएगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, हाई होती है, उसको हर हमेशा नोमेनक्लेचर में लास्ट में लिखते, ध्यान रखना, उसका नाम लास्ट में होता है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसे लास्ट में लिखेंगे। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, ठीक है, तो ये आपको पहले भी बता दिया था मैंने। तो नोमेनक्लेचर में ये चीज ध्यान रखनी है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसी को हम लास्ट में रखेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं एक बार, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे BrCl, अब इसके, अच्छा ये तो आ ही गया यहाँ पे, मैंने लिखा है यहाँ पे IF। अब इसका नाम दो तरीके से लिख सकते हैं, आयोडीन फ्लोराइड या फिर दूसरा फ्लोरीन आयोडाइड। कौन सा नाम इसका सही होगा बताओ, 1 या 2? अगर मैंने IF का नाम लिख रहा हूं तो मैं कहूंगा इससे आयोडीन फ्लोराइड 1 या फ्लोरीन आयोडाइड। ओके, हेमंत, सुमित, देखो आयोडीन फ्लोराइड होगा, या हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सही का है श्रुति ने। और इसके अलावा कोई आंसर? देखो नोमेनक्लेचर का तरीका देख लो बस आप, उसके लिए नोमेनक्लेचर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है, दोनों में से किसकी ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको लास्ट में लिखना है, ये रूल है इसका। ठीक है, और जितने नंबर होगा, यामिनी So बताओ। iodine fluoride. आयोडीन फ्लोराइड राइट आंसर है। ठीक है, तो सबने सही आंसर दिया लगभग। तो इसमें ध्यान रखना कि क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, देखो फ्लोरीन हाईएस्ट, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, सबसे लास्ट में आयोडीन। अब आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला IF7, तो I के लिए पहले आयोडीन लिख दोगे आप, और ये 5 है, 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंटा, और F के लिए फ्लोराइड। ठीक है, आइड आ जाएगा पीछे, फ्लोराइड, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो जिसको लास्ट में लिखना है उसको आइड आ जाता है। ठीक है, अगर लास्ट में क्लोरीन को लिखेंगे तो क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, आयोडीन के लिए आयोडाइड, और फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड। अब आप किसी का भी नाम बोलोगे तो हो जाएगा, तो नोमेनक्लेचर आ जाएगा समझ में आपको। किसी का भी अगर मैं नाम बोलूंगा तो आपको एकदम से आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ClF3, तो Cl के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? क्लोरीन लिख देंगे। Cl के लिए क्या होता है? क्लोरीन, तो CHLORIN, क्लोरीन हो गया। तीन है, तीन के लिए ट्राई, और फिर F के लिए फ्लोराइड, तो क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में किसी को कोई प्रॉब्लम? इसके नोमेनक्लेचर में अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, क्लियर है तो Y लिख दो, और क्लियर नहीं है तो N लिख दो। सर ठीक है, क्लियर है। अगर नोमेनक्लेचर में क्लियर है तो Y। ओके, ठीक है, तो नोमेनक्लेचर का तरीका यही होता है।
कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसे हर हमेशा पीछे लिखा जाता है। अब नेक्स्ट इसमें आएगा प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे बनता है, ये तो सिंपल ही लॉजिक है बस। सिंपल में क्या होगा, जैसे ClF2, तो ClF2 में क्या होगा कि Cl और F2 अगर इक्वल वॉल्यूम है दोनों के तो बराबर जुड़ जाएंगे। ClF 473 केल्विन टेम्परेचर पे, इसको देख लो बस, आप उतना नहीं आता। अगर आपने एक्सेस में ले लिया तो Cl2 प्लस 3F2 तो बन जाएगा क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, एक्सेस में ले लिया। तो अगर इक्वल में लोगे दोनों को तो I और Cl बनेगा, क्योंकि दोनों की इक्वल अमाउंट है तो सेम बनेगा। अगर ये एक्सेस में ले लिया हमने, जैसे F2 एक्सेस में हो गया तो ClF3 बन जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर का रोल होता है इसमें थोड़ा सा। इसके बाद आगे है, इसके बाद है Br2 प्लस F2। तो Br2 प्लस F2 करेंगे तो क्या बनेगा, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, और अगर Br2 और 5F2 कर दिया यानी एक्सेस में हो गया तो BrF5 हो जाएगा। नेक्स्ट है I2 इन ClC3F सॉल्यूशन में, तो F2 के साथ करेंगे तो इक्विमोलर मतलब दोनों के इक्वल अमाउंट होने चाहिए तो IF होगा। IF कब बनेगा, जब दोनों के इक्वल अमाउंट लोगे आप, और जब ज्यादा अमाउंट ले लोगे तो क्या होगा, बड़ा कंपाउंड बन जाएगा। जैसे IF5 IF7, अगर 7 ले लिया इसका तो 7 बन जाएगा, 5 मॉलिक्यूल लिए तो 5 बन जाएगा। ठीक है, इसके 5 लिए तो 5 बन जाएगा। तो ये अमाउंट पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इसके रिएक्शंस हो गए। इसमें मेन आपको स्ट्रक्चर पूछा होता है। ठीक है, इसमें जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो स्ट्रक्चर का आता है, और ये कॉम्पिटिटिव और बोर्ड दोनों में स्ट्रक्चर को पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको, ये स्ट्रक्चर को याद कर लो बस, इसमें ये स्ट्रक्चर ही पूछा जाएगा आपसे। तो स्ट्रक्चर में देखो, अगर दोनों हैं तो दोनों के लिए फिक्स है, लीनियर शेप होता है। अगर दो हैं आपके पास तो दो के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर I और Cl करोगे आप तो लीनियर ही बनेगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है लीनियर का। दूसरा इसमें बनता है, अगर 3 वाला होगा तो टी शेप बनता है। टी शेप का मतलब जैसे Cl ये हो गया, एक F ये, दूसरा F ये, तीसरा F ये, और इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, क्योंकि क्लोरीन के बाहर 7 होते हैं, क्लोरीन के बाहर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक, 3 तो इसने शेयरिंग कर लिए तो 4 बच जाते हैं, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो इसका शेप होता है टी शेप्ड, क्योंकि टी जैसा दिखता है ये, तो इसे कहते हैं टी शेप्ड। तो ये सबका एक ही हाल है, देखो इन सबका एक ही हाल है जो 3 वाले हैं। अब इसके बाद 5 वाले, 5 का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 था, कोई भी Cl है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। अब 5 का मतलब 5 के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर बच जाएगा। ठीक है, तो एक लोन पेयर बनेगा तो इसका बन जाता है स्क्वायर पिरामिडल। जैसे Cl है तो कैसे होगा, देखो 1 2 3 4, ये स्क्वायर बन गया तो पहले स्क्वायर बन जाता है। पिरामिडल का मतलब एक ऊपर की साइड, और एक लोन पेयर है वो ऐसे बन जाता है, अगर आपने ध्यान किया होगा तो इसे कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ये सबके साथ है, जैसे IF5 होगा तो I बीच में रख लो बस, 1 2 3 एंड 4, तो ये स्क्वायर बन गया पहले। उसके बाद फिर पिरामिडल का मतलब एक ऊपर होगा और एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इन सबके साथ सेम बनेगा। और लास्ट इसमें आता है IF7 पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल का मतलब 5 साइड, 5 साइड कैसे होंगे, देखो 1 2 3 4 5, इसे पेंटागन बना दो, 1 2 3 4 5, ये पेंटागन बन गया पहले। बाई पिरामिडल का मतलब एक ऊपर एक नीचे, तो ये हो गया पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनता है IF7 का। तो स्ट्रक्चर को याद करना आपने, क्योंकि स्ट्रक्चर इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो बताओ स्ट्रक्चर में कोई डाउट, और ये क्लियर होता है ज्यादा VSEPR थ्योरी से। अगर स्ट्रक्चर में डाउट होगा तो मैं आपको उस थ्योरी को बता दूंगा, VSEPR। ठीक है, तो इस थ्योरी से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसमें कोई डाउट बताओ, स्ट्रक्चर में डाउट है, क्लियर है तो Y कर दो, और डाउट है तो N लिख दो।
स्ट्रक्चर में लीनियर, टी शेप्ड, स्क्वायर पिरामिडल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके हेमंत फिर से बताना इसे। ओके देखो स्ट्रक्चर वाइज में क्या होता है, टाइम तो बचा नहीं है, आपने रिज्वाइन करना है, आप सेम आईडी पे रिज्वाइन कर दो, सेम आईडी पे। ओके दोनों को मैं फिर से बता देता हूँ, मैं रिज्वाइन कर लो सेम आईडी पे।